इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि सिर्फ चाईबासा ट्रेजरी से ही 37.7 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था, जबकि पूरे डिपार्टमेंट का बजट केवल 20-25 करोड़ का था। लेकिन चाईबासा अकेले नहीं था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पता चला कि ये स्कैम सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि रांची, दुमका, गुमला, जमशेदपुर, देवघर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट की ट्रेजरी से भी करोड़ों रुपए का फ्रॉडलेंट विड्रॉल हुआ था। एक बिल में 500 केजी सरसों की तेल की खरीदी दिखाई गई थी, जो बफेलो के सींगों को पॉलिश करने के लिए थी, और इसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई गई थी। ये सब बिल्कुल बकवास था, लेकिन इन फेक बिल्स के आधार पर करोड़ रुपए गवर्नमेंट ट्रेजरी से निकाले जा रहे थे। तक लगभग 15 साल तक ये स्कैम चलता रहा और कोई नहीं बोला। जब फाइनली स्कैम एक्सपोज हुआ तो पता चला कि टोटल 950 करोड़ रुपए गायब हो गए थे। सीबीआई डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि जनता दल लीडरशिप इलेक्शन से ठीक पहले एक सप्लायर श्याम बिहारी सिन्हा ने राणा की मौजूदगी में लालू को पॉलिथीन के 2 बैग दिए, जिनमें 5 लाख रुपए थे। फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर बीएन शर्मा को तो 1.5 करोड़ रुपए का फाइन लग गया। आज से लगभग 76 साल पहले 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से गांव फुलवरिया में एक साधारण किसान के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे के फादर का नाम था कुंदन राय और माँ का नाम था मरचैया देवी। ये छोटा सा बच्चा आगे चलकर बिहार की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम बनने वाला था। इस बच्चे का नाम था लालू प्रसाद यादव। लालू के फादर एक गरीब किसान थे और साथ ही दूध बेचने का काम भी करते थे। कुंदन राय के कुल 6 बेटे थे और लालू उनमें से दूसरा थे। बचपन में लालू अक्सर अपनी माँ के साथ गांव-गांव दूध बेचने जाया करते थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में खाने के लिए भी सफिशिएंट अनाज नहीं होता था, लेकिन एजुकेशन के इंपॉर्टेंस को समझते हुए लालू के फादर ने इन्हें पढ़ाने का डिसीजन लिया। गांव के प्राइमरी स्कूल में 5वीं तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद लालू को आगे की पढ़ाई के लिए पटना भेजा गया। पटना में ये अपने बड़े भाई के साथ रहने लगे, जो बिहार वेटरनरी कॉलेज में पियून का काम करते थे। यहाँ ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में पढ़ने लगे, जो बिहार मिलिट्री पुलिस के कैंपस के पास था। गरीबी के कारण लालू को वेटरनरी कॉलेज के पियून क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद लालू ने पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज से बैचलर्स डिग्री और मास्टर्स डिग्री पॉलिटिकल साइंस में हासिल की। इन्होंने लॉ की भी डिग्री ली। कॉलेज के दिनों में ही लालू की पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू हो गई थी। ये स्टूडेंट यूनियन में एक्टिव हो गए और 1973 में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का प्रेसिडेंट चुने गए। 1973 में लालू की शादी राबड़ी देवी से हो गई। ये एक अरेंज्ड मैरिज थी और आगे चलकर इस जोड़े के 7 बेटियां और 2 बेटे हुए। ग्रेजुएशन के बाद शुरू में लालू को वहीं बिहार वेटरनरी कॉलेज में क्लर्क की नौकरी मिली, जहां इनका भाई पियून था, लेकिन पॉलिटिक्स इनके खून में दौड़ रही थी। और फिर साल 1974 में बिहार की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिसे जेपी मूवमेंट कहा जाता है। यह मूवमेंट जयप्रकाश नारायण के लीडरशिप में चलाया गया था, जो करप्शन और मिस रूल के खिलाफ था। स्टूडेंट लीडर होने के नाते लालू इस मूवमेंट में पूरी तरह कूद गए। ये बिहार छात्र संघर्ष समिति के प्रेसिडेंट भी बने। इस मूवमेंट के दौरान लालू ने अपने लीडरशिप क्वालिटीज दिखाए और जनता में पॉपुलर हो गए। फिर मार्च 1974 में जब स्टूडेंट्स ने बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली को घेरने का फैसला किया, तो लालू इस प्रोटेस्ट के मेन ऑर्गेनाइजर्स में से एक थे। उन दिनों हजारों स्टूडेंट्स ने असेंबली के बाहर डेमोन्स्ट्रेशन किया और पुलिस फायरिंग भी हुई, जिसमें कई स्टूडेंट्स की मौत हो गई। इस घटना ने पूरे बिहार को हिला दिया और मूवमेंट और भी तेज हो गया। लेकिन जब जून 1975 में इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगाई, तो लालू सहित हजारों अपोजिशन लीडर्स और एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया गया। लालू को MIA मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट किया गया और ये 15 महीने से भी ज्यादा समय जेल में रहे। जेल में भी लालू अपनी लीडरशिप की एबिलिटीज दिखाते रहे। ये अदर प्रिजनर्स के साथ मिलकर जेल की कंडीशन में सुधार के लिए एगिटेशन करते थे और अपने ह्यूमर से सबका मन बहलाते थे। इमरजेंसी के बाद 1977 में जब इलेक्शन हुए, तो लालू को जनता पार्टी का टिकट मिला। केवल 29 साल की उम्र में ये छपरा, जो अब सरन कहलाता है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा का इलेक्शन जीत गए और पार्लियामेंट में सबसे कम उम्र के मेंबर्स में से एक बने। ये इनके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत थी। हालांकि 1980 में कांग्रेस वापस पावर में आई और लालू अपनी लोकसभा सीट हार गए, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने स्टेट पॉलिटिक्स में फोकस किया और 1980 और 1985 में बिहार असेंबली के इलेक्शन जीते। 1985 के बाद ये बिहार असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन बने। 1989 में फिर से पॉलिटिकल हवा बदली और VP सिंह के लीडरशिप में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट बनी। लालू को फिर से लोकसभा का इलेक्शन मिला। अब ये नेशनल पॉलिटिक्स में एक स्टेबलाइज्ड लीडर बन चुके थे और 1990 में जब बिहार में असेंबली इलेक्शन हुए, तो जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली। हालांकि इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कंपटीशन शुरू हुई। VP सिंह, जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, ये राम सुंदर दास को CM बनाना चाहते थे, लेकिन लालू के अपने प्लान्स थे। इन्होंने डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर देवीलाल का सपोर्ट हासिल किया और चंद्रशेखर जैसे इन्फ्लुएंशियल लीडर से भी संपर्क साधा। पार्टी के अंदर इलेक्शन हुआ, जिसमें लालू ने बहुत कम मार्जिन से राम सुंदर दास को हरा दिया, 59 वोट्स के मुकाबले 56 वोट। और इस तरह मार्च 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर बने।
बीजेपी ने इन्हें आउटसाइड सपोर्ट दिया क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी जनता दल को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन ये सपोर्ट ज्यादा दिन नहीं चला। जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया तो बीजेपी इनके खिलाफ हो गई और अक्टूबर 1990 में एल.के. आडवाणी ने राम रथ यात्रा निकाली जो गुजरात के सोमनाथ से शुरू होकर अयोध्या जाने वाली थी। जब ये यात्रा बिहार पहुंची तो लालू ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। इन्होंने समस्तीपुर में आडवाणी को अरेस्ट कर लिया। इस डिसीजन से इन्हें सेकुलर लीडर की इमेज मिली, लेकिन साथ ही बीजेपी का सपोर्ट भी खत्म हो गया। बीजेपी के सपोर्ट वापस लेने के बाद लालू की गवर्नमेंट क्राइसिस में आ गई, लेकिन ये एक क्लेवर पॉलिटिशियन थे। इन्होंने लेफ्ट पार्टी जैसे सीपीआई और सीपीआईएम, जेएमएम और इंडिपेंडेंट एमएलएस का सपोर्ट हासिल किया। साथ ही बीजेपी के 10 एमएलए को भी अपनी तरफ ले लिया। इस तरह ये अपनी गवर्नमेंट बचाने में सक्सेसफुल रहे। सीएम बनने के बाद लालू ने बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटीज के अपलिफ्टमेंट पर फोकस किया। ये खुद यादव कास्ट से आते थे जो बिहार में एक मेजर ओबीसी कम्युनिटी है। साथ ही मुस्लिम कम्युनिटी का भी इन्हें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला। इस MY यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन ने इन्हें बिहार पॉलिटिक्स में एक पावरफुल फोर्स बना दिया। लेकिन साल 1995 में फिर से असेंबली इलेक्शन हुए और लालू की पार्टी को फिर से जीत मिली। इस बार इन्हें क्लियर मेजोरिटी भी मिली, लेकिन यहीं से इनके ट्रबल्स की शुरुआत होने वाली थी। दरअसल उस समय तक एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था। यह स्कैम बिहार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में चल रहा था। लालू के सीएम बनने से पहले से ही ये फ्रॉड चल रहा था, लेकिन इनके टेन्यूर के दौरान ये और भी बड़े स्केल पर होने लगा था। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि लालू खुद एनिमल हस्बेंड्री का पोर्टफोलियो भी हैंडल करते थे। यही वो डिपार्टमेंट था जहां से करोड़ों रुपए गायब होने वाले थे। इस स्कैम का मैकेनिज्म बहुत सिंपल लेकिन इफेक्टिव था। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स फेक कंपनीज के नाम से बिल बनाते थे। ये बिल कैटल, फोडर, मेडिसिन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इक्विपमेंट खरीदने के नाम पर बनाए जाते थे, लेकिन रियलिटी में ना तो कोई कैटल थे और ना ही कोई फोडर या मेडिसिन की सप्लाई हो रही थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि बिल्स में ऐसी चीजें भी शामिल थी जो बिल्कुल एब्सर्ड थी, जैसे कि भैंस के सींगों को पॉलिश करने के लिए 500 केजी मस्टर्ड ऑयल की खरीदी या फिर कैटल को स्कूटर और पुलिस वैन में ट्रांसपोर्ट करना। कई बिल्स में दिखाया गया कि 500 केजी के बफेलो को स्कूटर पर ले जाया गया है। ये सब फेक था, लेकिन इन बिल्स के आधार पर गवर्नमेंट ट्रेजरी से करोड़ों रुपए विड्रॉ किए जा रहे थे। डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स सप्लायर कंपनीज के साथ मिलकर ये सब कर रहे थे। ये सप्लायर कंपनीज भी फेक थी। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि कई बिल्स एक ही सप्लायर के नाम से बने हैं और अमाउंट हमेशा 9.90 लाख रुपए से कम रखी गई ताकि ज्यादा इन्वेस्टिगेशन ना हो। मतलब इनका ये फोडर स्कैम एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह चल रहा था जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन सभी इन्वॉल्व थे। लेकिन 1985 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल TN चतुर्वेदी को शक हुआ था कि बिहार ट्रेजरी के मंथली अकाउंट देरी से सबमिट हो रहा है। इन्होंने वार्निंग भी दी थी कि कहीं फंड्स का मिसयूज तो नहीं हो रहा, लेकिन इस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं लिया गया और स्कैम चलता रहा। 1990 के मिड में बिहार की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी। RBI ने भी अलर्ट जारी किया था। इसी के चलते फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी DM को डायरेक्टिव दिया कि वे अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्रेजरी से होने वाले विड्रॉल्स पर नजर रखें। 1995 के दिसंबर में तत्कालीन फाइनेंस कमिश्नर VS दुबे ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स के परफॉर्मेंस की रिव्यू की। उन्हें पता चला कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट अपने एलोकेटेड बजट से कई ज्यादा मनी विड्रॉ कर रहा है। ये सब इन्फॉर्मेशन उस समय लालू के पास भी पहुंची होगी क्योंकि ये CM भी थे और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर भी। दिसंबर 1995 में जब असेंबली की विंटर सेशन हुई तो लालू ने पहली बार CAG रिपोर्ट को असेंबली में टेबल किया। पिछले 5 साल से ये CAG रिपोर्ट्स को टेबल नहीं कर रहे थे। जब ये रिपोर्ट टेबल हुई तो इसमें इरेगुलरिटीज का मेंशन था। हालांकि अभी तक पूरा स्कैम उजागर नहीं हुआ था, तो लालू ने तुरंत वाइजिलेंस डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करवाने के ऑर्डर दिए और मैटर को असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भी रेफर किया गया। सरफेस पर देखे तो लगता था कि ये ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है, लेकिन रियलिटी में ये समय गंवा रही थी। जनवरी 1996 आते आते सिचुएशन वो हो गई कि अब स्कैम को छुपाना पॉसिबल नहीं था और फिर 19 जनवरी 1996 को फाइनेंस कमिश्नर VS दुबे ने सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर दिया कि वे एक्सेसिव विड्रॉल्स की इन्वेस्टिगेशन करें। चाईबासा के डेप्यूटी कमिश्नर अमित खरे ने जब अपने डिस्ट्रिक्ट के फिगर्स देखे तो ये शॉक्ड रह गए। नवंबर और दिसंबर 1995 में एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने 10 करोड़ और 9 करोड़ रुपए विड्रॉ किए थे, लेकिन कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। 27 जनवरी 1996 की सुबह अमित खरे ने चाईबासा ट्रेजरी और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिस पर रेड की। ये रेड उस इंसिडेंट की शुरुआत थी जो पूरे देश को हिला देने वाली थी। ऑफिस में जो सीन मिला वो शॉकिंग था। फेक बिल्स, कैश, बैंक ड्राफ्ट, सब कुछ बिखरा पड़ा था। ऑफिशियल्स भाग गए थे और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में ऑफिस में सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। खरे ने तुरंत ऑफिस को सील करवा दिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेजरी ब्रांच को पेमेंट स्टॉप करने का ऑर्डर दिया। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि सिर्फ चाईबासा ट्रेजरी से ही
37.7 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था, जबकि पूरे डिपार्टमेंट का बजट केवल 20-25 करोड़ का था। इस तरह शुरुआत हुई इस इन्वेस्टिगेशन की, जो आगे चलकर 950 करोड़ के फूडर स्कैम यानी चारा घोटाले के नाम से फेमस होने वाला था। लालू प्रसाद यादव, जो एक गरीब किसान के बेटे से बिहार के चीफ मिनिस्टर बने थे, अब इनके सामने सबसे बड़ी चैलेंज खड़ी हो रही थी। वो चैलेंज जो ना सिर्फ इनके पॉलिटिकल करियर को बल्कि इनके पूरे जिंदगी को बदल देने वाली थी। जनवरी 1996 की वो सुबह जब अमित खरे ने चायबासा में रेड की थी, उस दिन से बिहार की पॉलिटिक्स की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। ऑफिस में जो सीन मिला था वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। फेक बिल्स के ढेर लगे थे, कैश और बैंक ड्राफ्ट बिखरे पड़े थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स भाग चुके थे। वे जानते थे कि अब उनका खेल खत्म होने वाला है। खरे ने जब बिल्स को ध्यान से देखा तो पता चला कि ज्यादातर बिल्स की अमाउंट 9.9 लाख रुपए थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। दरअसल उस समय 10 लाख से ऊपर किसी भी विड्रॉल के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होती थी, इसलिए स्कैमस्टर्स हमेशा अमाउंट को 9.9 लाख से नीचे रखते थे। ये केयरफुल प्लान्ड ऑपरेशन था। और इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ज्यादातर बिल्स एक ही सप्लायर के नाम से बने थे, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये सारे सप्लायर्स फेक थे। ना तो कोई कंपनी थी, ना कोई ऑफिस, ना कोई वेयर हाउस जहाँ फूडर रखा जाता। सब कुछ कागजों पर था, लेकिन पैसा बिल्कुल रियल था जो गवर्नमेंट ट्रेजरी से निकल रहा था। खरे ने तुरंत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ट्रेजरी ब्रांच को सारे पेमेंट्स रोकने का ऑर्डर दिया। इन्होंने ऑफिस को सील कर दिया और पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दिया कि कोई भी रिकॉर्ड को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। ये एक रेस अगेंस्ट टाइम था, क्योंकि इन्वॉल्व्ड लोग एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश में लगे थे। जब खरे ने अकाउंटेंट जनरल ऑफिस और स्टेट फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्रॉस वेरिफिकेशन किया तो सच्चाई और भी शॉकिंग थी। चायबासा ट्रेजरी से जितना पैसा विड्रॉ किया गया था वो पूरे बिहार के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के टोटल एलोकेटेड बजट से कई ज्यादा था। सिर्फ चायबासा से 37.7 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था, जबकि पूरे डिपार्टमेंट का बजट सिर्फ 20-25 करोड़ था। तो खरे ने तुरंत फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR दर्ज की। ये पहला ऑफिशियल एविडेंस था जो आगे चलकर 950 करोड़ के फूडर स्कैम की इन्वेस्टिगेशन की बेस बनने वाला था। लेकिन चायबासा अकेले नहीं था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, पता चला कि ये स्कैम सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं था, बल्कि रांची, दुमका, गुमला, जमशेदपुर, देवघर, इन सभी डिस्ट्रिक्ट की ट्रेजरी से भी करोड़ों रुपए का फ्रॉडलेंट विड्रॉल हुआ था। ये एक स्टेट वाइड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क था, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और फेक बिजनेसमैन सभी इन्वॉल्व थे। फाइनेंस कमिश्नर VS दुबे के रिव्यू से पता चला था कि 1993 से 1996 के बीच गवर्नमेंट ने सिर्फ 10.5 करोड़ रुपए अप्रूव किए थे पिग्स, हैंस, गोट और शिप के लिए, लेकिन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने 255.33 करोड़ रुपए विड्रॉ कर लिए थे। जब दूसरे एक्सपेंस भी जोड़े गए तो टोटल फ्रॉडलेंट विड्रॉल 409.62 करोड़ रुपए निकली। और आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये फिगर 950 करोड़ तक पहुंच गई। अब सवाल ये था कि ये स्कैम वर्क कैसे करता था। मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल था, लेकिन ब्रिलियंटली एक्सिक्यूटेड था। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स फेक सप्लायर के साथ मिलकर काम करते थे। ये सप्लायर कंपनीज के नाम से बिल बनाते थे, जिनमें दिखाया जाता था कि कैटल के लिए फूडर, मेडिसिन और इक्विपमेंट की सप्लाई की गई है, लेकिन रियलिटी में ना तो कोई कैटल थे और ना ही कोई सप्लाई हुई थी। CBI की इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट सामने आए वे बेहद एब्सर्ड थे। बिल्स में दिखाया गया था कि 500 kg के बफेलो को स्कूटर पर ट्रांसपोर्ट किया गया। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर देखे गए तो वे 2 व्हील्ड व्हीकल के निकले। एक बिल में 500 kg सरसों की तेल की खरीदी दिखाई गई थी, जो बफेलो के सींगों को पॉलिश करने के लिए थी, और इसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई गई थी। ये सब बिल्कुल बकवास था, लेकिन इन फेक बिल्स के आधार पर करोड़ रुपए गवर्नमेंट ट्रेजरी से निकाले जा रहे थे। RK राणा नाम का एक व्यक्ति था जो उस पूरे ऑपरेशन में बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रहा था। राणा पहले एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, फिर इसने वेटरनरी डॉक्टर की डिग्री ली और बिहार गवर्नमेंट के एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में काम करने लगा। ये लालू के बहुत करीबी बन गया था। CBI डायरेक्टर जोगिंदर सिंह ने अपनी किताब में लिखा कि जनता दल लीडरशिप इलेक्शन से ठीक पहले एक सप्लायर श्याम बिहारी सिन्हा ने राणा की मौजूदगी में लालू को पॉलिथीन के 2 बैग दिए, जिनमें 5 लाख रुपए थे। श्याम बिहारी लालू को पेमेंट राणा के थ्रू ही करता था। विटनेस ने मजिस्ट्रेट के सामने ये कन्फेशन किया था कि पैसे का लेन देन रेगुलरली होते रहता था। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि श्याम बिहारी सिन्हा ने एक बिल 50 करोड़ रुपए का बनाया था, जो पिग्स और मेडिसिन इंपोर्ट करने के लिए था, लेकिन ना तो कभी पिग्स आए और ना ही मेडिसिन। राणा ने अपने स्टेटमेंट में बताया कि पंजाब के लुधियाना से पिग्स खरीदे गए थे और ट्रांसपोर्ट के दौरान वाराणसी में आधे पिग्स मारे गए, लेकिन CBI इन्वेस्टिगेशन में ये सब फेक निकला। साथ ही इस पूरे स्कैम में और भी कई लोग इन्वॉल्व थे। फॉर्मर बिहार चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा भी इसमें एक्यूज थे। मिश्रा ने खुद एडमिट किया था कि ये स्कैम उनके समय से चला आ रहा था, हालांकि ये बाद में एक्यूटेड हो गए कुछ केसेस में। विद्यासागर निषाद जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर थे, ये भी एक्यूज में थे। IAS ऑफिसर में बेक जूलियस जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे,
और के अरुमुगन जो लेबर सेक्रेटरी थे, महेश प्रसाद जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे और रिटायर्ड डेवलपमेंट कमिश्नर फूलचंद सिंह, ये सभी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में फंस गए। जून 1997 में सीबीआई ने अपनी डिटेल चार्जशीट फाइल की। इसमें लालू प्रसाद यादव और 55 अदर लोगों को एक्यूज्ड बनाया गया था और इन पर जो चार्जेस लगे थे वो बहुत सीरियस थे, जैसे आईपीसी सेक्शन 420 फोर्जरी, सेक्शन 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का सेक्शन 13 क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, ये सब इन लोगों पर लगा था। सीबीआई ने गवर्नर आर.के. किडवाई से परमिशन मांगी चीफ मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट करने के लिए, यानी इन पर मुकदमा चलाने के लिए, और 17 जून 1997 को गवर्नर ने परमिशन दे दी। अब लालू के लिए सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। अपोजिशन पार्टीज इनके रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे थे, मीडिया हर दिन नई नई कहानियां छाप रही थी और इनकी अपनी पार्टी जनता दल भी इन पर प्रेशर डाल रही थी। लेकिन लालू मानने को तैयार नहीं थे। इन्होंने कहा, मैं रिजाइन क्यों करूं? क्या कुछ प्रूव हो गया है मेरे खिलाफ? क्या मुझे गिल्टी पाया गया है? मैं किसी कॉन्स्पिरेसी कारण रिजाइन नहीं करूंगा। ये समझते थे कि अगर इन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी तो इनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। लेकिन 23 जून 1997 को सीबीआई ने ऑफिशियली चार्जशीट कोर्ट में फाइल की। इसके बाद पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया। जनता दल के अंदर लालू के खिलाफ बगावत हो गई। रामविलास पासवान और शरद यादव जैसे लीडर्स ने इनके रेजिग्नेशन की डिमांड की और इसमें भी पार्टी प्रेसिडेंट इलेक्शन होने वाला था जुलाई में और शरद यादव ने लालू के खिलाफ कंटेस्ट करने का फैसला किया। लालू ने एक ड्रामेटिक मूव किया। 5 जुलाई 1997 को इन्होंने जनता दल से स्प्लिट कर दिया और अपनी नई पार्टी बनाई, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जिसमें से 22 लोकसभा एमपी में से 18 इनके साथ आए, राज्यसभा के 6 एमपी भी इनके साथ थे। ये एक मास्टर स्ट्रोक था जिससे इन्होंने अपना पॉलिटिकल बेस बचा लिया। लेकिन स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज सुधांशु कुमार लाल ने लालू के खिलाफ नॉन वायबल वारंट जारी कर दिया। लालू ने पटना हाई कोर्ट में एंटीसेप्टरी बिल की एप्लीकेशन दी। 4 दिन की इंटेंस हियरिंग के बाद 24 जुलाई को जस्टिस डीएल धालीवाल ने इनकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब लालू के अरेस्ट होने में सिर्फ घंटों की देरी थी। उसी दिन प्राइम मिनिस्टर आई.के. गुजराल की कैबिनेट ने लालू को रिजाइन करने की एडवाइस दी। सीबीआई इन्हें कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस सीबीआई के काम में रुकावट डाल रहे थे। इवेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लालू के रेसिडेंस पर मौजूद था। इसके बाद 24 जुलाई की रात को एक फोन कॉल आया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। मैसेज क्लियर था, अब रिजाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा क्योंकि अरेस्ट होने वाला है। तब लालू को एक नया प्लान सोचना पड़ा। 25 जुलाई 1997 की रात को करीब 10 बजे लालू अपनी वाइफ राबड़ी देवी के पास गए और कहा, सुनो, कल तुम्हें बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में ओथ लेना है। राबड़ी के लिए ये न्यूज किसी शौक से कम नहीं था। ये अपनी फैमिली और बच्चों की देखभाल में बिजी रहती थी और अचानक इन्हें बताया गया कि अगले दिन चीफ मिनिस्टर की ओथ लेनी है। राबड़ी बहुत रोई, इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, लेकिन लालू ने कहा, रोने से कुछ नहीं होगा, मैं पहली बार जेल नहीं जा रहा और अब बच्चों के साथ साथ तुम्हें पूरे बिहार की देखभाल करनी है। राबड़ी को पता था कि सेंट्रल फोर्स ने घर को घेर रखा है और अब स्किप करने का कोई रास्ता नहीं है। 25 जुलाई 1997 को लालू ने चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया। उसी दिन शाम को राबड़ी देवी को आरजेडी लेजिस्लेचर पार्टी ने अपना लीडर चुना और ये बिहार की पहली फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी। ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूव था। एक इलिटरेट वुमेन जिसे पॉलिटिक्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो अचानक स्टेट की सबसे पावरफुल पोस्ट पर बिठा दी गई। 28 जुलाई को असेंबली में कॉन्फिडेंस मोशन रखा गया। राबड़ी को 194 वोट्स मिले जबकि 110 मेंबर्स ने अगेंस्ट में वोट किया। कांग्रेस ने इन्हें सपोर्ट दिया जबकि पहले ये एब्सटेन कर रही थी। बीजेपी, लेफ्ट पार्टी, समता पार्टी और जनता दल ने अपोज किया। असेंबली में सीन काफी ड्रामेटिक था। राबड़ी पिंक साड़ी पहन कर आई थी और प्रिपेयर टेक्स्ट से रुक रुक कर पढ़ कर स्पीच दी जो 1 मिनट से भी कम थी। लीडर ऑफ अपोजिशन सुशील मोदी ने इन पर और लालू पर तीखा अटैक किया। इन्होंने पूछा कि ये प्रॉक्सी गवर्नमेंट है या रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट या फिर पेटीकोट गवर्नमेंट। लेकिन राबड़ी ने एक क्लेवर मूव किया। इन्होंने मोदी को अपना एल्डर ब्रदर कहा और कहा कि वो इनकी गवर्नमेंट को बचाने में हेल्प करे। इन्होंने ये भी मजाक में कहा कि ये अपने हस्बैंड को मोदी की सेफ कस्टडी में देने को तैयार है जब तक कोर्ट उन्हें क्लियर नहीं कर देता। राबड़ी की कॉन्फिडेंस वोट जीत गई, लेकिन सबको पता था कि असली पावर अभी भी लालू के हाथों में है। ऑफिसर्स ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में राबड़ी ने मिनिस्टर से कहा, प्लीज सपोर्ट मी, यू विल हैव टू रन द शो। ये साफ था कि राबड़ी सिर्फ एक फेस थी, रियल डिसीजन लालू ही ले रहे थे। 30 जुलाई 1997 को लालू सीबीआई कोर्ट में सरेंडर हो गए और इन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन इनकी वाइफ सीएम की चेयर पर बैठी थी, इनकी पार्टी इंटैक्ट थी और इनका पॉलिटिकल नेटवर्क मजबूत था। लालू ने एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल मैन्यूवर से अपनी पावर बचा ली थी। हालांकि लीगल बैटल अभी शुरू ही हुई थी। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि स्कैम में बहुत सारे ऑफिशियल्स और सप्लायर्स इन्वॉल्व थे जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए, फॉल्स सप्लाई बिल सबमिट किए और फेक अलॉटमेंट लेटर का यूज किया।
सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किया गया था। ऑफिशियल्स को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिली हुई थी और वो बिना किसी के डर के ये सब कर रहे थे। सप्लायर्स ने बाद में सीबीआई को बताया कि वास्तव में सप्लाई कभी हुई ही नहीं थी। वे ऑफिशियल्स के कहने पर फेक बिल्स बनाते थे और टोटल पेमेंट का 75 से 80% स्कैम के मेन एक्यूज्ड को दे देते थे। कुछ सप्लायर्स ने तो ये भी कहा कि उनकी कंपनी ने वो मेडिसिन कभी बनाई ही नहीं जो बिल्स में दिखाई गई थी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल था करप्शन के उस नेक्सस का जो ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के बीच बना था। ये स्कैम 2 डिकेड से चला आ रहा था और इतने बड़े स्केल पर था कि जब एक्सपोज हुआ तो पूरे देश को शौक लगा। सीबीआई ने टोटल 64 केसेस रजिस्टर किए। 41 केसेस जो पहले से स्टेट पुलिस ने दर्ज किए थे और 23 नए केसेस जो कंप्लेंट्स और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए। इन सभी केसेस में कॉमन थ्रेड ये था कि फेक बिल्स, फेक सप्लायर्स और फेक एनिमल्स के नाम पर करोड़ रुपए विड्रॉ किए गए थे। मतलब ये चैप्टर दिखाता है कि कैसे एक सिस्टमैटिक करप्शन नेटवर्क ऑपरेट करता है, कैसे पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलने से ऑफिसर्स बिना डर के क्राइम करते हैं और कैसे क्लेवर पॉलिटिशियन लीगल ट्रबल्स के बावजूद पावर पर अपनी ग्रिप बनाए रख सकता है। लेकिन लीगल सिस्टम की व्हील्स अब चल पड़ी थी और आगे क्या होने वाला है अभी ये देखिए। जुलाई 1997 में जब लालू सीबीआई कोर्ट में सरेंडर हो गए, उस दिन से शुरू हुई एक लंबी लीगल बैटल जो अगले 25 साल तक चलने वाली थी। लालू जेल में थे लेकिन उनकी वाइफ राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी और उनकी पॉलिटिकल मशीन अभी भी चल रही थी। लेकिन लीगल सिस्टम की व्हील्स धीरे धीरे लेकिन मजबूती से आगे बढ़ रही थी। सीबीआई ने टोटल 64 केसेस रजिस्टर किए थे जो पूरे अनडिवाइडेड बिहार में फैले हुए थे। इनमें से लालू को 5 बड़े केसेस में एक्यूज बनाया गया था। चाईबासा ट्रेजरी केस, देवगढ़ ट्रेजरी केस, दुमका ट्रेजरी केस और डोरंडा ट्रेजरी केस। हर केस में करोड़ों रुपए की फ्रॉडलेंट विड्रॉल का आरोप था। लेकिन साल 2000 में जब झारखंड एक अलग स्टेट बना तो चारे घोटाले के जो केसेस झारखंड में आने वाले डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड थे वे झारखंड हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो गए। अक्टूबर 2001 में ऑफिशियली ये केसेस झारखंड को मिल गया और ट्रायल रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में होने लगा। फरवरी 2002 में रांची के स्पेशल सीबीआई कोर्ट में ट्रायल ऑफिशियली शुरू हुआ। उस समय टोटल 170 एक्यूज थे लेकिन इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के दौरान 55 एक्यूज की मौत हो गई। 7 गवर्नमेंट विटनेस बन गई, 2 ने चार्ज एक्सेप्ट कर लिए और 6 फरार हो गए। ये ट्रायल इतना लंबा चला कि अगले 11 साल तक कोई वर्डिक्ट नहीं आया। इसी बीच लालू की पॉलिटिकल जर्नी रुकी नहीं। राबड़ी देवी ने 1997 से 2005 तक 3 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में काम किया। सब जानते थे कि असली पावर लालू के हाथों में है और राबड़ी सिर्फ एक फेस है। अपोजिशन इसे प्रॉक्सी गवर्नमेंट या रिमोट कंट्रोल गवर्नमेंट कहती थी। इसी बीच 2004 में एक बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट आया। लोकसभा इलेक्शन में यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की गवर्नमेंट बनी और कांग्रेस को अलायंस की जरूरत थी। लालू की आरजेडी ने कांग्रेस को सपोर्ट दिया और बदले में लालू को रेलवे मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मिला। ये बेहद कॉन्ट्रोवर्शियल था क्योंकि लालू पर चारे घोटाले के सीरियस चार्जेस थे। लेकिन कोलिएशन पॉलिटिक्स की मजबूरी में मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने इन्हें मिनिस्टर बना दिया। लालू ने 2004 से 2009 तक रेलवे मिनिस्टर के रूप में काम किया। इंटरेस्टिंगली इन्होंने इंडियन रेलवे को प्रॉफिट में लाने का काम किया जो एक बड़ी अचीवमेंट मानी गई। इन्होंने 5 रेलवे बजट प्रेजेंट किए लेकिन खुद के खिलाफ चल रहे करप्शन केसेस का शैडो हमेशा इनके ऊपर रहा। 2009 में यूपीए सेकंड की गवर्नमेंट बनी लेकिन इस बार लालू को मिनिस्ट्री नहीं मिली। 2013 में ये फिर से सरन कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा एमपी चुने गए लेकिन अब इनके लिए सबसे बड़ा तूफान आने वाला था। 30 सितंबर 2013 को रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने अपना पहला वर्डिक्ट दिया। जज प्रवास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद यादव को गिल्टी पाया चाईबासा ट्रेजरी केस में जिसमें 37.7 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ था। इसके साथ 44 अदर एक्यूज्ड भी कन्विक्टेड हुए जिनमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा, जेडीयू एमपी जगदीश शर्मा, 4 आईएएस ऑफिसर और कई पॉलिटिशियन शामिल थे। 3 अक्टूबर 2013 को सेंटेंसिंग हुई। लालू को 5 साल की रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट और 25 लाख रुपए का फाइन सुनाया गया। जगन्नाथ मिश्रा और जगदीश शर्मा को 4 साल की सजा मिली। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था। एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और सिटिंग लोकसभा एमपी को करप्शन में कन्विक्टेड किया गया था। इस कन्विक्शन के इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस थे। जुलाई 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था कि अगर कोई एमपी या एमएलए किसी क्रिमिनल केसेस में कन्विक्टेड होता है और उसे 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलती है तो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। 21 अक्टूबर 2013 को लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने लालू और जगदीश शर्मा को लोकसभा से डिस्क्वालीफाई कर दिया। डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब था कि लालू ना सिर्फ तुरंत एमपी की सीट से हट गए बल्कि अगले 11 साल तक 5 साल जेल टर्म और उसके बाद 6 साल तक ये कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये इनके पॉलिटिकल करियर के लिए एक डिवास्टिंग ब्लो था। इसके बाद दिसंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने लालू को बेल दे दिया और ये जेल से बाहर आ गए लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन बरकरार रहा। अब ये एमपी नहीं रह सकते लेकिन अपनी पार्टी आरजेडी के
प्रेसिडेंट के रूप में पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे। 2015 में बिहार असेंबली इलेक्शन हुए और आरजेडी ने नीतीश कुमार की जेडीयू और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन यानी ग्रैंड अलायंस बनाया। ये अलायंस जीता और नीतीश कुमार फिर से चीफ मिनिस्टर बने। लालू के बेटे तेजस्वी यादव को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। फिर से लालू पावर के करीब थे, हालांकि फॉर्मली कोई पोस्ट नहीं थी। लेकिन 23 दिसंबर 2017 को लालू के लिए फिर से मुश्किल समय आया। रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दूसरे फुटबॉल स्कैम में इन्हें गिल्टी पाया। ये देवघर ट्रेजरी केस था जिसमें 89.27 लाख रुपए की फ्रॉडलेंट विड्रॉल हुई थी। जगन्नाथ मिश्रा को इस केस में एक्यूट कर दिया गया, लेकिन लालू कन्विक्टेड हो गए और 6 जनवरी 2018 को सेंटेंसिंग हुई। लालू को 3.5 साल की जेल और 10 लाख रुपए का फाइन मिला। कोर्ट ने कहा कि 3 साल से ज्यादा की सजा होने के कारण ये ट्रायल कोर्ट से बेल नहीं ले सकते। लालू को फिर से रांची की बिरसा मुंडा जेल में भेज दिया गया। लेकिन ये सब यही नहीं रुका, क्योंकि 24 जनवरी 2018 को तीसरे केस में भी वर्डिक्ट आया। ये फिर से चाईबासा ट्रेजरी केस था जिसमें 33.13 करोड़ रुपए का फ्रॉड था। लालू को फिर से 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई और सबसे बड़ा झटका 19 मार्च 2018 को लगा दुमका ट्रेजरी केस में, जिसमें 3.76 करोड़ रुपए का विड्रॉल था। इसमें लालू को 14 साल की सजा और 60 लाख रुपए का फाइन सुनाया गया। ये अब तक की सबसे लंबी सजा थी। लालू की हेल्थ अब बहुत खराब होने लगी थी। ये डायबिटीज, हाइपरटेंशन, क्रोनिक किडनी डिजीज और हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित थी। मार्च 2018 में इन्हें रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एडमिट किया गया। वहां से इन्हें दिल्ली के एम्स भेजा गया बेटर ट्रीटमेंट के लिए। लालू के क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गए थे जो किडनी फेलियर की तरफ इशारा कर रहे थे। इनका लेवल 4.6 तक पहुंच गया था जो बहुत खतरनाक होता है। डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। इनके हार्ट में वैल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी भी हो चुकी थी। पॉलिटिकल फ्रंट पर भी लालू के लिए बुरी खबर थी। जुलाई 2017 में नीतीश कुमार ने अचानक महागठबंधन से अलग होकर बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया। तेजस्वी यादव को डेप्यूटी सीएम की पोस्ट से हटना पड़ा। आरजेडी फिर से अपोजिशन में चली गई। हालांकि अप्रैल 2021 में झारखंड हाई कोर्ट ने लालू को बेल दे दी, क्योंकि इन्होंने अपनी सजा का आधा हिस्सा पूरा कर लिया था। कोर्ट ने इनकी खराब हेल्थ को भी कंसिडर किया। लालू जेल से बाहर आए, लेकिन अभी भी एक केस बाकी था। 15 फरवरी 2022 को 5वीं और आखिरी केस में वर्डिक्ट आ जाए। ये डोरांडा ट्रेजरी केस था जो सबसे बड़ा था। 139.35 करोड़ रुपए की फ्रॉडलेंट विड्रॉल। स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज एसके शशि ने 75 एक्यूज्ड को गिल्टी पाया, जिनमें लालू भी शामिल थे। 24 एक्यूज्ड को एक्यूट किया गया और 21 फरवरी 2022 को सेंटेंसिंग हुई। लालू को 5 साल की जेल की सजा और 60 लाख रुपए का फाइन मिला। ये 5वीं कन्विक्शन थी और अब टोटल मिलाकर इनकी सजा लगभग 30 साल से ज्यादा हो गई थी। अप्रैल 2022 में झारखंड हाई कोर्ट ने फिर से लालू को बेल दे दी। कोर्ट ने कहा कि इन्होंने काफी समय जेल में बिताया है और इनकी हेल्थ बहुत खराब है। सीबीआई ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की प्ली को पेंडिंग मैटर्स के साथ टैग कर दिया। कोर्ट ने नोटिस इशू नहीं किया, जिसका मतलब था कि लालू की बेल अभी के लिए सेफ है, लेकिन सीबीआई अभी भी इनकी बेल को चैलेंज कर रही है। आज अक्टूबर 2025 में लालू प्रसाद यादव 77 साल के हो चुके हैं और हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं। ये अभी बेल पर है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 83 के तहत ये डिस्क्वालीफाइड है। ये डिस्क्वालिफिकेशन इनके रिलीज के 6 साल बाद तक रहेगी। 2020 के बिहार असेंबली इलेक्शन में आरजेडी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली थी, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना पाई। तेजस्वी यादव अब पार्टी के रियल लीडर हैं और अपोजिशन में। 2022 में नीतीश कुमार फिर से आरजेडी के साथ आए और महागठबंधन की गवर्नमेंट बनी, लेकिन 2024 में फिर से एनडीए में चले गए। मतलब लालू की पॉलिटिकल लेगेसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक तरफ ये बैकवर्ड क्लासेस के एम्पावरमेंट के चैंपियन माने जाते हैं। इन्होंने बिहार में मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की पॉलिटिक्स की जो बहुत सक्सेसफुल रही। दूसरी तरफ फूडर स्कैम ने इनके और बिहार की इमेज को बहुत नुकसान पहुंचाया। तो ये चारा घोटाला दिखाता है कि कैसे सिस्टमैटिक करप्शन एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के रूप में ऑपरेट करता है। ऑफिशियल्स, पॉलिटिशियंस और फेक बिजनेसमैन सभी मिलकर काम कर रहे थे। 1980 से 1990 के मिड तक लगभग 15 साल तक ये स्कैम चलता रहा और कोई नहीं बोला। जब फाइनली स्कैम एक्सपोज हुआ तो पता चला कि टोटल 950 करोड़ रुपए गायब हो गए थे। आज के हिसाब से ये अमाउंट हजारों करोड़ों में होगी। ये उस समय का सबसे बड़ा स्कैम था जब तक 2G और कोल स्कैम सामने नहीं आया। लीगल सिस्टम ने अपना काम किया। हालांकि बहुत देर से पहली एफआईआर जनवरी 1996 में दर्ज हुई और पहला कन्विक्शन सितंबर 2013 में आया, लगभग 18 साल बाद। आखिरी कन्विक्शन फरवरी 2022 में आया, 26 साल बाद। यानी कि इस पूरे केस में 75 एक्यूज्ड लोग कन्विक्टेड हुए। इनमें पॉलिटिशियन, आईएएस ऑफिसर, वेटनरी डॉक्टर, सप्लायर सभी शामिल थे। कुछ को बहुत लंबी सजा मिली, कुछ को कम। फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर बीएन शर्मा को तो 1.5 करोड़ रुपए का फाइन लग गया। आरके राणा जो लालू के बहुत करीबी थे और इस स्कैम में मेजर रोल प्ले कर रहे थे, इन्हें भी कन्विक्टेड किया गया। लेकिन मार्च 2022 में इनकी मौत हो गई एम्स दिल्ली में ट्रीटमेंट के दौरान और ये भी फूडर स्कैम की सजा काट रही थी। 2025 में अब लालू के खिलाफ एक नया केस भी चल रहा है, लैंड फॉर जॉब स्कैम।
इसमें आरोप है कि इन्होंने रेलवे मिनिस्टर रहते हुए जॉब्स के बदले में लैंड लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2025 में ट्रायल रोकने से मना कर दिया। ये केस भी लालू की लीगल ट्रबल्स में इजाफा कर रहा है। तो अब चारा घोटाले की कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन इसके लेसन्स आज भी रेलेवेंट है। ये दिखाता है कि पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलने पर करप्शन कैसे फलता फूलता है। ये दिखाता है कि कैसे ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस मिलकर पब्लिक मनी को लूट सकते हैं। और ये दिखाता है कि जस्टिस चाहे देर से आए लेकिन आता जरूर है। लालू प्रसाद यादव जो एक गरीब किसान के बेटे से बिहार के चीफ मिनिस्टर बने, फिर रेलवे मिनिस्टर बने, आज वे कन्विक्टेड क्रिमिनल है जो कई सालों की सजा काट चुके हैं। इनकी कहानी एक वार्निंग है सभी पॉलिटिशियंस के लिए कि पावर का मिसयूज करने पर क्या रिजल्ट हो सकते हैं। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में लालू की आरजेडी अभी भी एक मेजर फोर्स है। तेजस्वी यादव नई जनरेशन का लीडरशिप कर रहे हैं कि आरजेडी फिर से पावर में आएगी, ये तो आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन एक बात क्लियर है, चारा घोटाला लालू के पॉलिटिकल करियर पर हमेशा के लिए एक काला धब्बा बन गया।